Presenting Solitude Education app, available on Google Play Store. Download now. Hello friends, welcome to the Solitude Education. Now नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे करेंगे यहाँ पे रिवेटेड एंड बोल्टेड कनेक्शन हम पढ़ रहे हैं और काफी अच्छी प्रॉब्लम हमने की है। ये क्वेश्चन भी बच्चे आया हुआ है एसएससी जेईई 2012 के अंदर। 2012 में ये प्रॉब्लम आई थी और 20 नंबर का ये प्रॉब्लम आया था। ठीक है, 20 मार्क्स की ये प्रॉब्लम थी एंड 2012 के अंदर आया था। और मैं ये कहूंगा बच्चे कि जिसने भी बच्चे ये प्रॉब्लम बनाई थी सोच समझ के बनाई थी, मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा। ये क्वेश्चन हर एक बच्चे के बस की नहीं है कि हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा चीजें इसमें कंसेप्चुअल चीजें इन्वॉल्व है। ठीक है, एक होता है सिंपल, मैंने ना रट ली चीजें कि भाई मेरे को पहले शेयरिंग स्ट्रेंथ निकालनी, बियरिंग निकालनी, टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी, तीनों में जो मिनिमम है वो लेते हैं, वो ठीक है। लेकिन बच्चे ये क्वेश्चन नहीं होगा अगर आपको सिंपल इतना कॉन्सेप्ट पता है कि शेयरिंग, बियरिंग और टेंसाइल में मिनिमम लेते हैं। तो फिर अगर आपने वो चीजें नहीं समझी है, क्यों मिनिमम ले रहे हैं, कैसे चीजें थी, क्या कॉन्सेप्ट था, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बनने वाला। और मैं ये कहूंगा कि बच्चे ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा डाउटफुल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा डाउटफुल क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कनेक्शन क्या, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है बच्चे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं इसको बोलूंगा कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छा बेहतरीन सवाल। सुनो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को पढ़ो, लैंग्वेज को ध्यान से। दो प्लेट दी है, टू प्लेट 6 mm थिक, दो प्लेट है बच्चे 6 mm थिक, आर जॉइंड बाय 14 mm डायमीटर रिवेट। यहाँ पे ये जितनी भी डायमीटर रिवेट दे रखी है ये 14 mm डायमीटर की है। कितनी है बच्चे? नाउ ऑल ऑफ दीज आर ऑफ 14 mm डायमीटर। कितना डायमीटर है? दैट इज ऑफ 14 mm। क्लियर है? कितना डायमीटर है? दैट इज ऑफ 14 mm डायमीटर है। इस कनेक्शन के अंदर जितनी भी रिवेट दे रखी है सबका डायमीटर कितना है? 14 mm। Two plates 6 mm thick are joined by 14 mm diameter rivet in a triple staggered lap joint as shown in figure। पहली बार नाम सुन रहे होंगे, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है क्लियर, ट्रिपल स्टैगर्ड लैप जॉइंट, ट्रिपल स्टैगर्ड लैप जॉइंट। लेकिन आप फिगर देख के आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा होगा कि भाई ये तो बट जॉइंट है। कुछ मॉडल लोगों के मन में तो डाउट भी आ गया होगा, यार ये तो ना मेरे को बट जॉइंट लग रहा है, मेरे को बट जॉइंट लग रहा है। ठीक है, लेकिन बच्चे क्वेश्चन देखो ध्यान से भाई, वो क्वेश्चन में एक्चुअली बोल क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देखो यहाँ पे। नाउ ये मेरा कनेक्शन है। इस कनेक्शन में देखो बच्चे दो प्लेट है। मैं आपको समझाता हूँ पहले क्वेश्चन में, एक्चुअली क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है वो। आपकी दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये है, ये प्लेट है, इसकी भी थिकनेस कितनी है? नाउ दिस इज ऑल 6 mm और ये भी 6 mm है। ठीक है, ये भी 6 mm। और ये जो प्लेट दे रखी है नाउ, इस प्लेट की जो थिकनेस है दैट इज ऑफ 14 mm। इस प्लेट की थिकनेस कितनी दे रखी है? दैट इज ऑफ 14 mm। 14 नहीं, सॉरी 10 mm दे रखी है, 14 नहीं दिए बच्चे। नाउ दिस इज गिवन एज 10 mm। क्लियर है? ये कितनी दे रखी है? नाउ 10 mm। ये प्लेट है 6 mm थिक की, ये भी नीचे वाली 6 mm की है, और ये वाली है 10 mm थिक की। क्लियर है? ये फ्रंट व्यू दे रखा है, ये टॉप व्यू दे रखा है। ठीक है, उसमें कंफ्यूजन नहीं हो रहा। बच्चे प्लेट देखो यहाँ पे, इस वाली प्लेट को और इस वाली प्लेट को, ये दोनों कैसे हैं? लैप से ही तो कनेक्टेड है। इस वाली को देखो, इस वाली को, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? लैप से। ठीक है, लैप कनेक्शन हो रखा है, लेकिन तीन प्लेट्स का आपस में हो रखा है। ये दो प्लेट तो मेन प्लेट है, ये तो एक तरह से मेन प्लेट, और ये एक तरह से इनको कवरिंग कर रही है, लेकिन वो कनेक्शन बच्चे डबल कवर बट जो नहीं होके स्ट्रैगर्ड लैप जॉइंट है। कैसा है? ट्रिपल स्टैगर्ड। देखो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है ट्रिपल स्टैगर्ड लैप जॉइंट एज शोन इन फिगर। क्लियर? इन व्हाट वे विल द जॉइंट विल फेल if allowable tensile stress for the plate is 150 megapascal, allowable shear stress for rivet 90 megapascal। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे रखी हैं उसने। वैल्यूज क्या है? अलाउेबल टेंसाइल स्ट्रेस यानी कि सिग्मा 80 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है? दैट इज ऑफ 150 मेगापास्कल। कितनी है? 150 मेगापास्कल। अलाउेबल शियरिंग स्ट्रेस कितनी है? नाउ अलाउेबल शियर स्ट्रेस फॉर द रिवेट इज ऑफ 90 मेगापास्कल। कितनी है? 90 मेगापास्कल। एंड अलाउेबल बियरिंग स्ट्रेस फॉर द रिवेट, रिवेट के लिए अलाउेबल बियरिंग स्ट्रेस कितनी है? दैट इज ऑफ 270 मेगापास्कल। कितनी है बच्चे? नाउ 270 मेगापास्कल। क्लियर है? टेंसाइल स्ट्रेस कितनी दे रखी है? 150। शियरिंग स्ट्रेस कितनी दे रखी है? 90। एंड द बियरिंग स्ट्रेस कितनी दे रखी है? 270 मेगापास्कल। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? चलो
अब वो पूछ रहा है कि इन व्हाट वे विल द जॉइंट विल फेल, किस तरह से जॉइंट आपका फेल करेगा, ये पूछा है। और लास्ट में मैं लिखना भूल गया, उसने लास्ट में ये भी बोला है ऑल्सो फाइंड द इफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट, मैं लिखना भूल गया, आप लिख लेना। उसने बच्चे इफिशिएंसी की भी बात की है कि इस जॉइंट की इफिशिएंसी कितनी होगी, वो भी कैलकुलेट करा रहा है, मैं लिखना भूल गया था। ठीक है, चलो अब मेरे पास सारा डाटा है, मेरे पास डाटा है, इंफॉर्मेशन है। अब सुनो कैसे करोगे। अब भाई सबसे पहले तो वो पूछना चाह रहा है कि किस तरह फेल करेगा, किस तरह फेल करेगा, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। किस तरह का फेल का मतलब ये है, अच्छा ये कनेक्शन अगर फेल हो रहा है तो आप इसमें क्या सीयरिंग बियरिंग और क्या निकालोगे इसमें, इसको तो पता नहीं। इसमें तो वो कहते हैं ना कि मिक्सअप हो गई है चीजें, सब कॉन्सेप्ट क्लब हो गए हैं। आप यहाँ पे भी नहीं निकाल सकते, आप सिंपली बोलो मैं सीयरिंग निकाल रहा हूँ, बियरिंग निकाल रहा हूँ, टेंशन निकाल रहा हूँ, तीनों का मिनिमम। भाई गलत कर रहे हैं आप फिर उस कंडीशन में, किसका निकालोगे सीयरिंग बताओ। यहाँ पे तो टू वे सीयरिंग हो रहा है, यहाँ पे तो टू वे सीयरिंग है, यहाँ सिंगल सीयरिंग है, कौन सा लोगे सीयरिंग। जब सीयरिंग स्ट्रेंथ निकालोगे आप बोलो कि सर मेरे को स्ट्रेंथ निकालनी है, सिंपली वैल्यू निकाल लूंगा तीनों का, और तीनों में से जो मिनिमम होगा वही मेरी स्ट्रेंथ हो जाएगी, और बोल दूंगा कि वो उसी में फेल करेगा। बात सही है आपकी। लेकिन बच्चे जब आप सीयरिंग स्ट्रेंथ निकालोगे इस क्वेश्चन के अंदर, तो मेरे को ये बताओ कि भाई सीयरिंग में तो यहाँ पे सिंगल सीयर है, यहाँ पे डबल सीयर हो रहा है, तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बताओ मेरे को, कौन सा फॉर्मूला लगाओ। बियरिंग में भी दोनों, यहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट आएगा, यहाँ पे बियरिंग का लगाएगा, बियरिंग वाला भी फेल हो गया। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, ये तो सारे कॉन्सेप्ट फेल हो रहे हैं आपके। फिर लोगे क्या। अब सुनो क्वेश्चन में करना क्या था, क्वेश्चन में एक्चुअली पूछना क्या चाह रहा था वो, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत चीजें सीखने को मिलेगी। बोला कि इन व्हाट वे द प्लेट विल फेल, सिंपली वो पूछ रहा है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन को पढ़ना, इन व्हाट वे विल द जॉइंट विल फेल, जॉइंट किस तरह से फेल करेगा आपसे पूछेगा। मान लो कि आपने सीयरिंग स्ट्रेंथ निकाली 10, बियरिंग निकाली 15, टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाली 20, 10 15 20, तीनों में मिनिमम वैल्यू हो गई मेरी 10 यानी कि सीयरिंग। तो इसका मतलब मैं ये बोलता हूं कि मेरा जॉइंट सीयरिंग में फेल करेगा पहले, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ सबसे कम है। तो जॉइंट किस तरह फेल कर रहा है, सीयरिंग। मान लो सीयरिंग है 50, बियरिंग है 20 एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ आ रही है 100, तो तीनों मिनिमम क्या है 20। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि जॉइंट किस तरह से फेल करेगा, तो सिंपली आपका आंसर होगा कि आपका जॉइंट बियरिंग में फेल कर रहा है। जॉइंट किस में फेल कर रहा है बच्चे, बियरिंग में फेल कर रहा है। क्लियर है, जॉइंट किस में फेल कर रहा है, बियरिंग में। सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, सेम तरह की चीजें वो आपसे पूछना चाह रहा है। पूछना क्या चाह रहा है, वो बोला कि इन व्हाट वे विल द जॉइंट विल फेल इफ अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो मेरे को क्या करना है बच्चे, मेरे को निकालनी है प्लेट की स्ट्रेंथ, और जिस वे में वो फेल करेगी वही मेरा तरीका हो जाएगा। जिसमें भी मेरी स्ट्रेंथ सबसे कम होगी वही मेरा फेल्यूर का तरीका हो जाएगा। क्लियर है समझ में। अब आप कंफ्यूजन ये पे, भाई मैं सीयरिंग कैसे निकालूंगा, बियरिंग कैसे निकालूंगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे निकालूंगा। सुनो भाई, मैं अगर इसके फेल्यूर की बात करता हूं तो मैं फेल्यूर दो ही तरीके से बात करूंगा, सुनो। ये बच्चे मेरा हो गया, नाउ दिस इज द सेक्शन 11, ये है मेरा, नाउ दिस इज, मैं इसको ले लेता हूं, ये मेरा हो गया सेक्शन 11। क्लियर है, नाउ दिस इज द सेक्शन 11, और इसको बच्चे मैं ले लेता हूं दैट इज ऑफ सेक्शन 22। ठीक है, ये हो गया मेरा सेक्शन 22। ठीक है, क्लियर है, ये मेरा हो गया सेक्शन 11 एंड दिस इज द सेक्शन 22। क्लियर हुआ, सेक्शन 11 एंड दिस इज द सेक्शन 22। अब सुनो ध्यान से, अगर मान लो कि ये बोल्ट सीयरिंग में फेल कर गया, सुनो बच्चे ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लो ये बोल्ट है, ये बोल्ट लाइन है, ये सीयरिंग में फेल हो गया, ये बोल्ट कट हो गया, सीयरिंग में फेल कर गया, तो मुझे बताओ किसके कट होने से क्या कनेक्शन फेल कर जाएगा। आंसर विल बी नो। व्हाई, बिकॉज बेटा ये जो बोल्ट लाइन है ये अभी भी तीनों सारी प्लेट्स को होल्ड करके रखेगी, इस वाली को भी, इसको भी और इसको भी। अगर ये बोल्ट फेल भी कर जाता है तो कनेक्शन को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, कनेक्शन अभी भी सेफ है। क्यों, बिकॉज ऑफ दिस बोल्ट लाइन, इस बोल्ट लाइन की वजह से, ये जो बोल्ट लाइन लगी है इसकी वजह से। क्यों कर रहा है, ये बोल्ट इसको भी होल्ड करके रखेगा, इसको भी होल्ड करके रखेगा और इसको भी होल्ड करके रखेगा, कनेक्शन मेरा फेल नहीं कर रहा है। क्लियर है बच्चे, समझ में आई कुछ बात, अरे आई कि नहीं। अब सुनो इधर, अगर ये बच्चे ये भी बोल्ट फेल हो जाए, अगर मान लो इसको भूल जाओ, इस बोल्ट लाइन को भूल जाओ, पहले वाली बोल्ट लाइन को, सेकंड बोल्ट लाइन को देखो। सेकंड बोल्ट लाइन में बच्चे ये मेरा बोल्ट लाइन फेल हो गई, सीयरिंग में फेल कर गया, सीयरिंग में मेरा फेल कर गया, ये भी फेल हो गया, यानी कि सेकंड रो के लोग जितने भी मेरी रिविट्स थी वो सारी सीयरिंग की वजह से कट हो गई।
ये मेरी सारी रिवेट्स कट हो गए। बच्चे कट तो हो गई, वो कट हो गई सारी की सारी रिवेट्स, लेकिन मेरे को यार एक बात तो बताओ, अगर सेकंड वाली कट हो जाए तब कनेक्शन फेल होगा? आंसर विल बी नो। व्हाई? क्योंकि बच्चे अभी मैं सेक्शन 1 पे जो बोल्ट है, जो रिवेट लगी है सेक्शन 1 के अलोंग, वो तो होल्ड करके रखेगी ना, ये इसको भी होल्ड करके रखेगी, ये इसको होल्ड करके, ये कट हो गया लेकिन ये इधर से इसको होल्ड करके, कनेक्शन अभी भी फेल नहीं कर रहा है। अगर कनेक्शन को फेल करना है तो मुझे ये वाली बोल्ट लाइन के अलोंग बोल्ट को फेल होना पड़ेगा, और इस वाली बोल्ट लाइन के अलोंग भी जो मेरी बोल्ट या रिवेट जो लगी हैं उनको फेल करना पड़ेगा। यानी कि अगर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के अलोंग मेरी रिवेट फेल कर जाए सीयरिंग में, तो मेरा कनेक्शन तभी फेल हो रहा है। इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अलोंग मान लो कि रिवेट वैल्यू है RV1 और इसके अलोंग रिवेट वैल्यू है RV2। अगर आपसे बोले कि स्ट्रेंथ कितनी है, रिवेट वैल्यू में दोनों फैक्टर लिए जाते हैं। कौन कौन से? सीयरिंग भी कंसीडर होती है, बियरिंग भी कंसीडर होती है। इसका मतलब अगर RV1 से एक तरह से स्ट्रेंथ कितनी है, ये RV1 प्लस RV2, RV1 प्लस RV2, क्यों? तभी तो कनेक्शन फेल करेगा भाई। ये रिवेट वैल्यू का मतलब होता है कि बोल्ट या रिवेट कितना लोड ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर ये भी फेल कर जाए, ये भी फेल कर जाए, यानी कि इन दोनों को फेल करना पड़ेगा मिलके, तभी मेरा कनेक्शन फेल करेगा। और आपको पता है रिवेट जो कंसीडर करती है वो सीयरिंग एज वेल एज बियरिंग दोनों को कंसीडर करती है। जो मेरी रिवेट वैल्यू होती है वो सीयरिंग को भी कंसीडर करती है और वो बियरिंग को भी कंसीडर करती है। क्लियर है? तो एक स्ट्रेंथ तो मेरी हो गई। दूसरी बात सुनो, अब भाई इसी के फेल होने से थोड़ी ना काम चलेगा, प्लेट को भी तो फेल करना पड़ेगा। हो सकता है कि इन रिवेट से पहले मेरी प्लेट ही फेल कर जा रही हो, तो मैं क्या करता हूं, इस बोल्ट लाइन के अलोंग, इस बोल्ट लाइन नंबर 1, बोल्ट लाइन 1 के अलोंग मैं क्या कर लेता हूं बच्चे, बोल्ट लाइन 1 के अंदर मैं प्लेट की स्ट्रेंथ निकालता हूं, और प्लेट की स्ट्रेंथ कितनी है, दैट इज PT1। और बोल्ट रिवेट लाइन 2 के अलोंग मैंने स्ट्रेंथ निकाली प्लेट की, वो कितनी है, PT2। तो मैं यहां से मैंने स्ट्रेंथ निकाल ली, और मेरी स्ट्रेंथ की जो वैल्यू आ रही है यहां से निकाला, दैट इज PT1, और दूसरा लाइन 2 के लोग निकाला, दैट इज PT2। हो सकता है बोल्ट से पहले मेरी सेक्शन 1 के लोग मेरी प्लेट ही फेल कर जा रही, अगर बच्चे प्लेट ही फेल कर गए तब भी तो कनेक्शन फेल कर जाएगा। हो सकता है वो सेक्शन 1 के लोग भी फेल कर सकती है, वो सेक्शन 2 के लोग भी फेल कर सकती है, वो सेक्शन 1 के लोग भी फेल कर सकती है, वो सेक्शन 2 के, तो मुझे दोनों की स्ट्रेंथ निकालनी पड़ेगी। तो इन तीनों में जो भी मेरी मिनिमम वैल्यू होगी, इन तीनों में मेरी मिनिमम जो वैल्यू होगी वही प्लेट की स्ट्रेंथ होगी। अगर मान लीजिए मिनिमम वैल्यू है PT1 की, तो इसका मतलब मेरी PT1 इज द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्शन, और मेरी जो कनेक्शन फेल करेगा वो फेल्यूर होगा ड्यू टू द फेल्यूर ऑफ द प्लेट एट सेक्शन 1-1। अगर मान लीजिए PT2 की वैल्यू सबसे कम आती है, तो इसका मतलब फेल्यूर ऑफ द प्लेट की वजह से मेरा कनेक्शन फेल करेगा। और कहां पे फेल्यूर होगा, सेक्शन 2 के अलोंग। अगर RV1 प्लस RV2 की वैल्यू सबसे कम आती है, इसका मतलब मेरा कनेक्शन सीयरिंग, मेरा कनेक्शन किसकी वजह से फेल कर रहा है, रिवेट के फेल्यूर की वजह से फेल हो रहा है। किसकी वजह से, रिवेट के फेल्यूर की वजह से फेल हो रहा है। और जो मेरी स्ट्रेंथ होगी वो वैल्यू RV1 प्लस RV2 के बराबर हो जाएगी। समझ में आई बात? थोड़ा सा लॉजिक समझ में आया जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? अरे बच्चे समझ में आया थोड़ा सा लॉजिक? ठीक है, ये मैंने बता दिया कि इसकी स्ट्रेंथ निकलेगी कैसे। ये क्लियर हुआ कि नहीं? चलो अब आगे चलो। ये मैंने बता दिया कि भाई मेरा कनेक्शन कैसे फेल कर रहा है, तो मेरा टास्क है, मैं अब क्या निकालूंगा, मैं निकालता हूं तीनों का। मैं एक तरह से क्या निकालूंगा, अब मैं निकाल रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, या मान लो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, वो मैंने क्या बताया, वो RV1 प्लस RV2 या फिर PT1 या फिर PT2, इन तीनों का जो भी मिनिमम वैल्यू होगी, इन तीनों में जो भी मेरी मिनिमम वैल्यू होगी वही मेरी क्या होगी, इन तीनों में जो भी मिनिमम वैल्यू हो रही है वही मेरी क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ हो जाएगी। किसकी? नाउ दैट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट, वो आपकी स्ट्रेंथ हो जाएगी जॉइंट की। क्लियर है? नाउ RV1, मैं RV1 की बात करता हूं, रिवेट वैल्यू RV1 कैसे निकलेगा? RV1 क्या होता है? RV1 इज द रिवेट वैल्यू ऑफ द रिवेट वैल्यू अलोंग द लाइन 1-1।
जो मेरी लाइन 1 1 है उसके अलोंग रिवेट वैल्यू कैसे निकालते हैं कि भाई शियरिंग कैसे निकालेंगे कि शियरिंग और बियरिंग दोनों में, शियरिंग और बियरिंग दोनों में मेरी जो भी मिनिमम वैल्यू होगी रिवेट वैल्यू होगी RV1। कैसे? अब शियरिंग निकालो। चलो इधर देखो, इधर सभी लोग, अगर मैं शियरिंग की बात करता हूं, इफ यू आर कैलकुलेट द शियरिंग स्ट्रेंथ PS कितनी होगी? नंबर 1, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, बोल्ड रिवेट लाइन 1, रिवेट लाइन 1 के अलोंग केवल सिंगल शियर हो रहा है, रिवेट 2 के अलोंग सिंगल डबल शियर हो रहा है। ये 10 mm, ये 6 mm, रिवेट डायमीटर कितना है 14 mm। क्लियर है? चलो अब देखो, अगर मैं शियरिंग स्ट्रेंथ निकालता हूं तो शियरिंग स्ट्रेंथ कितनी निकलेगी? शियरिंग एरिया कितना होगा? π/4 इंटू डायमीटर, डायमीटर कैसे लेंगे? ग्रोस डायमीटर इंटू शियरिंग स्ट्रेस सिग्मा एस, यानी कि PS की जो वैल्यू आएगी डेट इज ऑफ π/4 मल्टीप्लाई डी नोट कैसे निकालूंगा? क्योंकि अगर मैं डायमीटर ऑफ रिवेट की बात करता हूं, इफ यू कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द रिवेट, ठीक है, अगर मैं डायमीटर ऑफ रिवेट कितना दिया है 14 mm दिया है, तो मेरा जो ग्रोस डायमीटर होगा वो कितना होगा 14 + 1.5 यानी कि 15.5 mm। कितनी वैल्यू होगी? डेट इज 15.5। इतनी तो क्लियर है। शियरिंग स्ट्रेंथ कितनी? सिग्मा एस कितना दिया है? 90 मेगापास्कल। सिग्मा एस 90 दिया है, सिग्मा बी 270 दिया है। सिग्मा एस कितना दिया है? 90। सिग्मा एस इज गिवन एज ऑफ 90। क्लियर है? नाउ 15.5 इतने का स्क्वायर इनटू शियरिंग स्ट्रेंथ कितनी है? डेट इज ऑफ 90। क्लियर है? डेट इज ऑफ 90। इसको कैलकुलेट करो यहां से। नाउ π/4 मल्टीप्लाई में 15.5 इतने का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 90, ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है मेरी 16.982। शियरिंग स्ट्रेंथ जो मेरी आ रही है नाउ इट इज ऑफ 16.982। Now the shearing strength is coming out to be 16.982 इतने किलोन्यूटन। क्लियर? इतने किलोन्यूटन क्लियर हुआ। चल अब मैं निकालता हूँ बियरिंग स्ट्रेंथ। नाउ बियरिंग स्ट्रेंथ कैसे निकालेगा? नाउ D0 इंटू T इंटू सिग्मा बी, यही होता है। अरे होती है कि नहीं? चलो अब PB इज D0 कितना है? 15.5। T क्या होता है? T होता है मिनिमम वैल्यूज। अब देखो यहाँ पे सेक्शन 1 के अलोंग देखो, सेक्शन 1 के अलोंग मिनिमम वैल्यू, ये 10 mm की प्लेट है, ये 6, तो 10 और 6 में कौन सा मिनिमम भाई? 6 mm मिनिमम होगा। कितना mm मिनिमम होगा? 9 से 6, ठीक है, इनटू सिग्मा बी कितना दिया है बियरिंग स्ट्रेस? दैट इज 270, यानी कि 15.5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई में 270, यानी कि ये वैल्यू आ गई 25.11। ठीक है, यानी कि बियरिंग स्ट्रेंथ की जो वैल्यू आ रही है डेट इज ऑफ कितनी आ रही है? डेट इज 25.11। 25.11 इज द बियरिंग स्ट्रेंथ। क्लियर है? 25.11 इतने किलोन्यूटन इज द बियरिंग स्ट्रेंथ। ये शियरिंग दी है, ये बियरिंग दी है, यहाँ से मैं रिवेट वैल्यू का पता लगा सकता हूँ। नाउ रिवेट वैल्यू RV, शियरिंग वैल्यू कितनी दी है? डेट इज ऑफ 16.982 और बियरिंग स्ट्रेंथ कितनी दी है? डेट इज ऑफ 25.11। इन दोनों का जो आपका मिनिमम वैल्यू, इन दोनों मिनिमम क्या? 16.982, यानी कि जो रिवेट वैल्यू आएगी बच्चे, वो रिवेट वैल्यू कितनी आएगी? सेट इज 16.982। नाउ दिस इज द रिवेट वैल्यू। ठीक है, ये क्या आ रही है आपकी? नाउ दिस इज द रिवेट वैल्यू इतने किलोन्यूटन। ठीक है, 16.982, दिस इज द रिवेट वैल्यू। क्लियर हुआ? ये आपकी क्या आ गई? रिवेट वैल्यू आ गई। क्लियर हुआ? ये आपकी क्या आ गई? रिवेट वैल्यू कितनी आ रही है? 16.982। एक्चुअली में ये RV1 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ RV1। ठीक है, नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ RV1। क्लियर हुआ? RV2 की वैल्यू निकालते हैं। RV2 की वैल्यू निकालते हैं। नाउ RV2 की भी बात करूंगा। नाउ फॉर RV2, यानी कि रिवेट लाइन 2 के अलोंग मेरे को क्या निकालनी है? मेरे को निकालनी है स्ट्रेंथ। कैसे निकालेंगे? बियरिंग स्ट्रेंथ PB कितना? π/4 बियरिंग एरिया, सॉरी शियरिंग एरिया π/4 इंटू D0 स्क्वायर, लेकिन रिवेट लाइन 2 के अलोंग डबल शियरिंग है तो मल्टीप्लाई में 2 इंटू सिग्मा S शियरिंग स्ट्रेस, अलाउेबल शियरिंग स्ट्रेस। क्लियर हुआ? नाउ PB, तो जो PB की वैल्यू आ रही है नाउ इट इज ऑफ हाउ मच? दैट इज π/4 इंटू D0, ये कितना आ रहा है? 15.5 इतने का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2 इंटू शियरिंग स्ट्रेस कितना आ रहा है? 90। शियरिंग स्ट्रेस कितना आ रहा है? 90। तो π/4 बच्चे मल्टीप्लाई करो इसको,
15.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 90, ये वैल्यू आ रही है आपकी 33.96। नाउ पीबी की जो वैल्यू आ रही है, नाउ पीबी, नाउ द वैल्यू ऑफ पीबी, इट इज कमिंग आउट टू बी 33.965, 33.965। नाउ दिस इज द वैल्यू, ये वैल्यू आ रही है नाउ 33.965। नाउ इतने किलोन्यूटन, नाउ इतने किलोन्यूटन। क्लियर हुआ? बियरिंग स्ट्रेस की बात करता हूँ, इफ यू आर कैलकुलेटिंग द, सॉरी बियरिंग नहीं थी एक्चुअली, ये सियरिंग था, मैंने गलत लिख दिया पीबी। This is the shearing, this is also shearing and this is also shearing। क्लियर है? नाउ अब बियरिंग स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। बियरिंग स्ट्रेंथ कितना होगा? सुनो बच्चे, इधर सभी लोग देखना। बियरिंग स्ट्रेंथ, नाउ पीबी, बियरिंग स्ट्रेंथ कितना होगा? नाउ डी नॉट इंटू टी इंटू बियरिंग स्ट्रेस। बियरिंग स्ट्रेस कितनी होती है मेरी? सिग्मा बी। नाउ बियरिंग स्ट्रेंथ पीबी इज इक्वल टू डी नॉट, कितना है? ग्रॉस डायमीटर 15.5। टी क्या होता है? टी होती मिनिमम वैल्यू। अब सुनो इधर, अब इधर देखो, इधर टी की वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ पे मिनिमम वैल्यू लेते हैं टी का। सुनो इधर, अब देखो रिवेट लाइन 2 के अलोंग मेरी दो प्लेट है, एक और ये, ठीक है? एक तरह से ये कवर प्लेट का काम कर रही है, मेन प्लेट का, तो इन दोनों का सम और इन दोनों 6 और 6 12, 6 और 6 12 और 10 में कौन सा मिनिमम है? 10। तो वैल्यू कितनी हो गई? 10। अब इतने तो आप समझदार हैं ये कि 10 वैल्यू कैसे आई है वो, ठीक है? नाउ डी नॉट की वैल्यू आ गई 10 इंटू बियरिंग स्ट्रेस आ गई दैट इज ऑफ 270। बियरिंग स्ट्रेस कितनी आ गई? दैट इज ऑफ 270। क्लियर है? नाउ 15.5 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 270, इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच? दैट इज 41.85। तो जो बियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू आ रही है नाउ इट इज ऑफ 41.85। नाउ द बियरिंग स्ट्रेस होती है 41.85। क्लियर है? इतने किलोन्यूटन, इतने किलोन्यूटन। क्लियर है? नाउ तो जो मेरी रिवेट वैल्यू आएगी दैट इज RV2, इन दोनों का मिनिमम वैल्यू होगी, इन दोनों की मिनिमम वैल्यू होगी। शियरिंग स्ट्रेस कितनी होती है? शियरिंग स्ट्रेस है दैट इज ऑफ 33.965, और अगर मैं बियरिंग स्ट्रेंथ की बात करता हूं तो कितनी है? दैट इज ऑफ 41.85। इन दोनों में जो भी मिनिमम वैल्यू होती है, इन दोनों में जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वही मेरी किसकी वैल्यू हो जाएगी? नाउ दैट विल बी द वैल्यू ऑफ रिवेट वैल्यू टू RV2। क्या है मिनिमम? दैट इज 33.965, दैट इज 33.965, दैट इज 33.965 इतने किलोन्यूटन। क्लियर है? 33.965 इतने किलोन्यूटन। क्लियर है? यानी कि मेरी रिवेट वैल्यू 1 भी आ गई, रिवेट वैल्यू मेरी 2 भी आ गई, ठीक है? और जो मेरे को ना स्ट्रेंथ निकालनी थी, इन दोनों का सम निकालनी थी, वो बाद में कर लेंगे, ठीक है? नाउ उसके बाद मैंने निकालना है टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट अलोंग सेक्शन 1-1। नाउ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट अलोंग 1-1, ठीक है? अलोंग 1-1, ठीक है? पर पिच ही निकालते हैं। आपको इतना तो सबको पता है कि जितनी भी टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी हो पर पिच निकालनी, तो कैसे निकालते हैं उसको? नेट एरिया इनटू अलाउेबल टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा 80, ऐसे निकालने। अलाउेबल एरिया कितना होना? P। अब देखो एक पिच में एक ही बोल्ट है तो 1 इंटू, नाउ प्लेट की बात करें तो ग्रॉस डायमीटर इंटू थिकनेस इंटू सिग्मा 80, यही बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे पिच की वैल्यू देखते हैं। अगर मैं पिच की वैल्यू की बात करूं तो सुनो, इधर मेन प्लेट की बात करना है एक तरह से। अब इधर देखो क्वेश्चन में भाई पिच, कुछ बच्चे बोलते हैं सर एक्चुअली में तो ये गेज डिस्टेंस है, लेकिन आप पिच क्यों? भाई वो क्वेश्चन में ऐसे ही बोल रहा है, वो एक्चुअली में गेज को पिच बोलने की कोशिश कर रहा है, और वही आपको भी करना है, ठीक है? वो क्या कर रहा है कि वो क्वेश्चन में उसको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ये गेज डिस्टेंस है एक्चुअली में, लेकिन वो गेज को ही पिच बोलने की कोशिश कर रहा है। कितनी है पिच? 100 mm। थिकनेस कितनी है प्लेट की? नाउ थिकनेस की अगर बात करूं प्लेट की कितनी है? नाउ 10 mm, ऑलरेडी क्लियरली मेंशन है, ठीक है? नाउ 10 mm आपको मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन के अंदर ही, ठीक है? नाउ अब चलो टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हैं प्लेट की। नाउ P कितना दिया है? नाउ P इज गिवन एज ऑफ 100 माइनस 1 इंटू डी नॉट कितना है? 15.5,
थिकनेस कितनी है मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में अलावेबल टेंसाइल स्ट्रेस। अगर मैं अलावेबल टेंसाइल स्ट्रेस की बात करता हूँ सिग्मा 80 वो कितना दिया है दैट इज 150, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है दैट इज 150। नाउ 100 माइनस 15.5 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 150 डिवाइड, ये वैल्यू कितनी है कि 126.75। नाउ द वैल्यू इट इज 126.75। तो जो मेरी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट आ रही है दैट इज PT1। नाउ द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट दैट इज PT1, उसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 126.75। कितनी आ रही है 126.75 इतने किलोन्यूटन। क्लियर है? क्लियर है। चलो इसके बाद क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ उसके बाद नेक्स्ट इज मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, मुझे क्या निकालनी पड़ेगी नाउ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। नाउ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट अलोंग 2-2, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट अलोंग 2-2 के अलोंग टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी पड़ेगी। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट अलोंग 2-2 पर पिच निकालना है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ अलोंग 2-2 PT2 इज इक्वल टू कितना, वही A नैट इंटू सिग्मा 80, A नैट इंटू सिग्मा 80 प्लस, यही तो बेटा यहाँ पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है सुनो इधर, देखो भाई मेरे को टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी है प्लेट की सेक्शन 2-2 पे। सुनो इधर एक मिनट देखो क्वेश्चन को, फिगर को देखो ध्यान से, कोई फिगर देखो, ये फिगर देखो भाई 2-2 पे ये सेक्शन 2-2 हो गया, सेक्शन 2-2 दिस मच। सेक्शन 2-2 पे प्लेट फेल भी कर गई तो तब भी क्या होगा, कनेक्शन थोड़ी ना फेल करेगा, कनेक्शन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रिविट होल्ड करके रखेगी प्लेट को। अभी भी सेक्शन 2-2 पे फेल कर जाए प्लेट कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सेक्शन 1-1 पे रिविट अभी भी उसको होल्ड करके रखेगी। तो इस रिविट को भी फेल करना जरूरी है अगर सेक्शन 2-2 पे मेरे को प्लेट को फेल करना है। तो यानी कि सेक्शन 2-2 पे प्लेट की स्ट्रेंथ क्या होगी, इस सेक्शन 2-2 पे प्लेट की स्ट्रेंथ प्लस इसकी रिविट वैल्यू। रिविट वैल्यू बच्चे इसकी कितनी थी RV1, ये सेक्शन 1 के अलोंग रिविट वैल्यू आपने निकाली हुई थी, कितनी थी रिविट वैल्यू RV1 की वैल्यू देखो यहाँ पे, RV1 था 16.982, RV1 कितना था 16.982। क्लियर है? प्लस RV1 प्लस RV1, समझ में आया? RV1 की वैल्यू कितनी थी, RV1 की वैल्यू दे देंगे 16.982, 16.982 दिस इज द वैल्यू ऑफ RV1। नाउ PT2 इट इज A नेट। A नेट कैसे निकालते हैं, वही पिच, पिच है 100, एक पिच में कितना डायमीटर है 1, यानी कि 15.5, थिकनेस कितनी है बच्चे 10 इंटू टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट कितनी है दैट इज 150, दैट इज 150। क्लियर है? नाउ तो 100 माइनस 15.5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई में 150, ठीक है, प्लस 16.982, ये वैल्यू आ रही है 143.732, ये वैल्यू कितनी आ रही है दैट इज 143.732। नाउ PT2 की जो वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी 143.73, 143.73। क्लियर है? नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ PT2। क्लियर है? इतने किलोन्यूटन। नाउ P22 की वैल्यू कितनी आ रही है 143.72। क्लियर है? ये वैल्यूज आ गई आपकी, अरे आ गई। अब फाइनली जो मेरे को जॉइंट की स्ट्रेंथ निकालनी है, नाउ द जॉइंट स्ट्रेंथ, जॉइंट स्ट्रेंथ क्या होगी भाई, रिविट वैल्यू RV1 प्लस RV2 या फिर PT1 या फिर PT2, इन तीनों में जो मिनिमम वैल्यू थी, इन तीनों में मेरी जो मिनिमम वैल्यू थी क्या थी मिनिमम, RV1 कितनी थी 16.982 प्लस RV2, RV2 कितना था सुनो इधर, RV2 है 33.965, RV2 है 33.965। नाउ RV2 की वैल्यू आ रही है दैट इज 33.965। क्लियर है? तो इसको जोड़ो 33.965 प्लस 16.982, ये वैल्यू आ रही है बच्चे आपकी कितनी, नाउ दिस वैल्यू इज ऑफ 50.947, 50.947 इतने किलोन्यूटन। PT2 की अगर मैं वैल्यू की बात करता हूं, PT2 कितना दिया है दैट इज 143.73, और अगर मैं PT1 की बात करता हूं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द PT1 कितना आ रहा है 126.75, PT1 की वैल्यू कितनी है 126.75। नाउ 126.75
इन तीनों में मेरा जो भी मिनिमम वैल्यू है, इन तीनों मेरा जो भी मिनिमम वैल्यू, वही मेरा आंसर है। तीनों में मिनिमम क्या है? 50 तीनों में मिनिमम क्या है मेरा? 50.947, यानी कि मेरी जो जॉइंट की स्ट्रेंथ आ गई, जॉइंट की स्ट्रेंथ आ गई नाउ 50.947। तीनों में जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है? 50.947। इसका मतलब जो मेरी जॉइंट की स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 50.947। यानी कि फेल्यूर जो होगा वो इस लोड पे होगा, और ये लोड किसका था? RV1 प्लस RV2। इसका मतलब जो फेल्यूर हो रहा है बच्चे आपका, इसका जो फेल्यूर हो रहा है वो हो रहा है फेल्यूर इज ड्यू टू द फेल्यूर ऑफ द रिवेट अलोंग सेक्शन 11 एंड सेक्शन 22। अगर सेक्शन 11 और सेक्शन 22 के अलोंग मेरी रिवेट फेल कर जाए तो मेरी कनेक्शन फेल हो जाएगा। ठीक है, तो अब पता चल गया कनेक्शन किस मोड में फेल करेगा। नाउ फेल्यूर इज ड्यू टू failure of rivet along 11 and 22 along 11 and 22 11 और 22 के along जो रिविट मेरी फेल कर रही है उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? अब दूसरा पार्ट उसने पूछा था आपसे इफिशिएंसी। दूसरा पार्ट उसी ने आपसे पूछा हुआ है कि इफिशिएंसी कितनी होगी। ठीक है, नाउ इफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट, इफिशिएंसी कितना होगा? नाउ इफिशिएंसी होती है बच्चे, क्या होती है इफिशिएंसी? नाउ स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन to the strength of solid plate, strength of connection to the strength of solid plate, strength of connection to the strength of solid plate। इन दोनों की वजह से परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई में 100, परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई में 100। नाउ इफिशिएंसी कितनी आएगी ना? इफिशिएंसी ईटा, स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन कितना आ रहा है? स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन आ रहा है 50.947। स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट बताओ मेरे को, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट की थिकनेस कितनी है? 10 mm। पर पिच निकाल लें तो पर पिच, ये मेरा क्या आ गया? एरिया, ये मेरा आ गया एरिया। एरिया इनटू क्या? टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है? 150 डिवाइडेड बाय किससे कर देंगे? 10⁻³ से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि किलो न्यूटन में चाहिएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या आ गया? नाउ इट इज कमिंग आउट टू बी 50.947 डिवाइडेड बाय 150। परसेंटेज में चाहिए तो कितने की मल्टीप्लाई कर दूंगा? दैट इज 100, यानी कि 50.947 डिवाइडेड बाय 150, परसेंटेज में चाहिए मल्टीप्लाई 100, तो वैल्यू कितनी आ रही? 33.964। तो जो मेरी इफिशिएंसी आ रही है, इफिशिएंसी की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? नाउ 33.964। Now 33.964। Now this is the value of efficiency. कितनी वैल्यू आ रही है? 33.964%। क्लियर है? ये मेरी इफिशिएंसी आ गई। चेक कर लेते हैं आंसर। यस, 33.964। देखो क्वेश्चन कितना लॉजिकल क्वेश्चन था। क्वेश्चन बच्चे बहुत ही ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन था। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आया तो ये मान लो कि 99% बच्चा करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि या तो वो गलत करेगा, कुछ इसमें कुछ करने की कोशिश करेगा, या फिर ज्यादा समझदार बच्चा हुआ तो क्वेश्चन को छोड़ देगा, कोई दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन था। और मे बी ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम भी हो, बच्चों को यही समझ ना आ रहा हो कि सर ये एक्चुअली क्वेश्चन है क्या। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आया होगा। मैंने बहुत कुछ चीजें इसमें बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप यू कैन नोट डाउन दिस प्रॉब्लम, आप बच्चे नोट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। ठीक है, यू कैन नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रॉब्लम को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये पोर्शन नोट करो पहले एंड नोट डाउन दिस प्रॉब्लम। ठीक है, इस प्रॉब्लम को नोट, इतना पोर्शन नोट करो, 1 by 1 करके नोट करते चले जाओ। आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस, then you have to note down this portion। उसके बाद ये वाला पोर्शन बच्चे नोट कर लीजिएगा, and you have to note down this and this watch portion and this। एक मिनट, ये ज्यादा जूम हो गया, इसको पोर्शन को नोट कर लीजिएगा, ये वाला पोर्शन नोट कीजिएगा एंड दिस एंड लास्टली यू हैव टू नोट डाउन दिस। क्लियर? बाकी इसका सॉल्यूशन आप भेज सकते हैं मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे।
टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे को भेज सकते हो इसका सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चे? और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको सभी के लिंक। क्लियर? चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।